गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है प्रविधि का अर्थ। प्रविधि मीन्स टेक्निक्स और हिंदी में प्रविधि बहुत ही महत्व रखती है। इसीलिए प्रविधि से पढ़ने से पहले हम उसके कुछ उद्देश्य देख लेते हैं कि वाणिज्य और उद्योग में विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग प्राविधिक कला, विज्ञान, यंत्र निर्माण आदि के क्षेत्रों में कोई काम करने या कोई चीज तैयार करने की वह विशिष्ट क्रियात्मक परिभाषिक विधि जो अनुभव, प्रयोग आदि के आधार पर स्थिर होती है। उक्त विधि के आधार पर अर्जित कौशलपूर्ण दक्षता या प्रवीणता। टेक्निक किसी विशिष्ट विषय का विधान या कानून। अब इस विषय से संबंधित इसकी प्रस्तावना, प्रविधि का अर्थ, अनुसंधानकर्ता जो समाजशास्त्रीय अनुसंधानकर्ता सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य निर्धारित कर तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालता है। तथ्यात्मक निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों पर आधारित, यथार्थ तथा निश्चित होता है। यह निष्कर्ष अटकलों या अफवाह पर आधारित बिल्कुल भी नहीं होता। ठोस सबूत एवं वास्तविक तथ्यों को कल्पना द्वारा एकत्रित नहीं किया जा सकता। यह कार्य प्रामाणिक तकनीक से किया जाता है। यहाँ हम प्रविधि की बात कर रहे हैं तो प्रविधि एक तरीके का ऐसा वास्तविक, कल्पनात्मक, एक हमें एकत्रित करवाने वाला एक सोर्स है, एक स्रोत है जिससे कि हम चीज़ों को एकत्रित करते हैं, उसे समझते हैं। उन टेक्निक के आधार पर हम उन्हें समझते हैं, यथार्थ का अनुभव करते हैं, तथ्यों को, निष्कर्षों को निश्चित करते हैं। तो इस तरीके की जो प्रविधि है, हम किसके आधार पर ये काम कर रहे हैं, तो वो हमारी तकनीकी कहलाती है, प्रविधि कहलाती है। अब यह जो तकनीकी है वो भी प्रमाण सिद्ध आधार पर निर्भर है। इसलिए सामाजिक जो अनुसंधान के लिए वास्तविक तथ्यों को एकत्रित तथा यथार्थ निष्कर्ष निकालने हेतु प्रयोग में लाई विधि प्रविधि या तकनीकी कहलाती है। वस्तुतः प्रविधि एक सत्यनिष्ठ युक्ति है जिसके आधार पर समाजशास्त्री अन्वेषक विषय अंतर्गत प्रामाणिक तथ्यों का संकलन एवं संतुलन करता है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि जो तकनीकी है, जो हमारी टेक्निक है, वो किस तरीके से हम प्रयोग में लाते हैं और उन प्रयोग में लाने के बाद उसका किस तरीके से विषय के अंतर्गत प्रमाण सिद्ध करते हैं, तथ्यों का आकलन करते हैं और उसको संतुलित बनाए रखते हैं। तो जो प्रविधि है वो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण में एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करती है। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं। प्रोफेसर मेजर के अनुसार प्रविधियां एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिए वे मान्य तथा सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाता है।
इसी प्रकार से गुणे तथा हार्ट के अनुसार भी है कि प्रवृत्तियों में वे विशिष्ट प्रणालियां शामिल हैं जिनके द्वारा समाजशास्त्री अपने समंकों को एकत्रित तथा व्यवस्थित करता है। तो इसी तरीके से जो प्रविधियां हैं उसमें एक तरीके से ऐसी प्रणाली इन्होंने बताई है कि उसमें इस तरीके की एक प्रणाली है जिससे कि समंकों को एकत्रित करना और उसे व्यवस्थित करना कि किस प्रकार से ये हमारे सामने वाले तक पहुंचे, कैसे वो टेक्निक अपना के हम एक चीज को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं टेक्निक हमारी यूज होती है। अब अगली बात करते हैं प्रोफेसर रविंद्रनाथ मुखर्जी के अनुसार वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या हेतु जिन वास्तविक तथ्यों की जरूरत होती है उन्हें एकत्रित करने हेतु अनुसंधानकर्ता जिस विधि अथवा तरीके को अपनाता है उसे प्रविधि कहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके का वैज्ञानिक विश्लेषण है जिसकी व्याख्या करना, तो वो वास्तविक जो तथ्य हैं उनकी ज़रूरतों पर उनको एकत्रित करता है। फिर उसके बाद वो जो अनुसंधान करता है वो ये देख लेता है कि किस तरीके से इस प्रविधि को अपनाना है और उसी तरीके से फिर उसे अपनाता है। तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रविधि है वो एक साधन के रूप में है जिसके माध्यम से शोधकर्ता आवश्यक वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं एवं आंकड़ों को संकलन कर यथार्थ तथा निश्चित निष्कर्ष निकालता है। अब यहाँ जब हम परिभाषाओं की बात कर लेते हैं उसके बाद हमारे सामने प्रविधि की विशेषताएं आती हैं। अब हम जब इन विशेषताओं को देखते हैं तो विषय सामग्री के संकलन में सहायता, तो अनुसंधान में प्रविधि एक प्रणाली का नाम है। इसके माध्यम से एक समाजशास्त्री अपने क्षेत्र के लिए विशेष सामग्री को आंकलित एवं व्यवस्थित करता है। इसमें जब हम प्रविधि की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि यदि कोई अनुसंधान करता है तो वो अपनी उस प्रणाली में, उस प्रविधि में इस तरीके के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में उसे ले जाता है और वहाँ संकलित करके उसे व्यवस्थित करता है कि किस तरीके से संकलन करने के बाद इसे व्यवस्थित किया जाए। और फिर उसके बाद जब विषय सामग्री का संकलन हो जाता है, इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद उसका क्रम बनाया जाता है। पहले हम ये करेंगे, फिर उसके बाद ये पूछेंगे। तो जो भी शिक्षक है वो इस तरीके का अपना विषय सामग्री को संकलित करके उसे क्रमबद्ध यानी कि व्यवस्थित करता है। यहाँ पर जब हम शोध कार्य के लिए मान्य विधि, प्रविधि एक ऊटपटांग तरीका नहीं है बल्कि शोध कार्य के क्षेत्र में एक मान्य और परीक्षित प्रणाली है। शोध निदेशकों तथा विद्वानों ने इस विधि को माननीय तरीका स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक विधि बहुत अच्छी विधि है, इससे शोध कार्य में भी काम लिया जा सकता है और इसमें इस काम के बाद हमें सीमित विधि का कार्यक्रम करना है। विधि द्वारा संपूर्ण अनुसंधान कार्य करना संभव नहीं है। इनमें इस प्रविधि में जो सीमित विधि है ये एक तरह से सीमित विधि कहलाती है क्योंकि अनुसंधान जो कार्य है
उसमें ये करना संभव नहीं है। इसकी सीमा तथ्यों, सूचनाओं आदि को एकत्रित करना है। जितने भी सूचनाएँ हैं, तथ्य हैं, उन्हें एकत्रित करना। और प्रविधि का उद्देश्य क्या है? प्रविधि का उद्देश्य है प्रामाणिक तथ्यों का आकलन करना। जितने भी प्रामाणिक तथ्य हैं, उनका आकलन कर लिया जाए। तो फिर ये सीमित विधि, इसीलिए ये सीमित विधि कहलाती है। अब हम यहाँ अगली जो बात कर रहे हैं वो है भौतिक विज्ञानों की प्रविधि में भिन्नता। जो भौतिक विद्वान है, उनकी जो प्रविधि है उसमें अलग ही विभिन्नता होती है। अनुसंधान में भौतिक विज्ञानों की प्रविधियों और सामाजिक विज्ञानों की प्रविधियों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान की प्रविधि में कहीं ना कहीं हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रविधि में हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इन दोनों में काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है। अब विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग, किस प्रकार वो विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रविधि को अपनाने के लिए सामाजिक अनुसंधान में ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन, डाक प्रणाली, अनुसूची प्रणाली और साक्षात्कार प्रणाली आदि को प्रविधियों के रूप में शामिल करते हैं। अब हमारे जो विधि है वो यहाँ विधि प्रणालियों का प्रयोग करना। सामाजिक जो अनुसंधान में जो ऐतिहासिक सामग्री है उनका व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन कर सकते हैं या डाक प्रणाली द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, अनुसूचित प्रणाली के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं और साक्षात्कार प्रणाली के द्वारा भी अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो प्रणालियां हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं और उनको प्रयोग भी किया जा सकता है। आदि प्रविधियों के रूप में उन्हें शामिल भी किया जा सकता है। अब इन प्रविधियों के बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रविधियां हैं एक निश्चित प्रकृति की है। इनकी प्रकृति एक अनिश्चित मानी जाती है। सामाजिक अनुसंधान की विधियां अनिश्चित होती हैं क्योंकि नई नई समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नई नई प्रविधियों का जन्म होता है। इसी तरीके से हम ये मान लें कि सामाजिक अध्ययन की जो विधियां हैं वो अनिश्चित होती हैं क्योंकि विधियों के साथ साथ ही प्रविधि भी चलती है। प्रविधि हम टेक्निक को कहेंगे, प्रविधि को कहेंगे। इनका जन्म, सामाजिक जो अनुसंधान है उनकी विधियां, उनका जन्म होता है, नई नई प्रविधियों का जन्म होता है। जब हम विधि की बात करते हैं, विधि है एक मेथड। अब उस मेथड में हम नई नई टेक्निक्स लगाकर उनका अध्ययन करते हैं तो उनमें फिर प्रविधियों का जन्म होता है। छोटी छोटी प्रविधियां उनमें शामिल हो जाती हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रविधियों का जन्म होता है। अब असार्वभौमिकता, सामाजिक अनुसंधान में प्रविधि का प्रयोग सभी विज्ञानों में नहीं किया जाता और प्रविधियों के स्वरूपों में भी काफी अंतर पाया जाता है। हम ये देखते हैं कि सार्वभौमिकता की जब बात करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान में प्रविधि का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं सभी विज्ञानों में नहीं किया जा सकता और प्रविधियों के स्वरूप में भी काफी अंतर पाया जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि
हर चीज़ के लिए प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाए। कुछ विधियाँ हैं, जिनमें हम विधियों के माध्यम से ही शिक्षकों को समझा सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी विधियाँ हैं, जिनमें कि प्रविधि का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। और वैसे अधिकतर ऐसी प्रविधियाँ हैं, जिनमें कि प्रविधियों का प्रयोग करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो प्रविधि है। प्रविधि का प्रयोग अलग-अलग शोध क्षेत्रों में विभिन्न तरह से किया जाता है। सभी विज्ञानों के लिए विविध प्रविधि तरीका समान नहीं होता। प्रत्येक विज्ञान अपनी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग प्रविधियां शोध कार्य के लिए प्रयोग में लाती है। तो यही हम देखते हैं कि जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, तो हम उसमें कोई ना कोई विधि का प्रयोग कर रहे हैं। हम सोर्स मेथड का यदि प्रयोग कर रहे हैं, तो हम उसमें अलग-अलग तरीके के सोर्स, स्रोतों को उसमें लेकर गए हैं। अब स्रोत को दिखाकर हम बच्चों से प्रश्न भी पूछेंगे, तो यहाँ प्रश्नोत्तर प्रविधि आ जाती है। और अगर हम उन्हें कथन दे रहे हैं, तो कथन प्रविधि आ जाती है। तो इसी तरीके से जो विधि है, उनमें अलग-अलग प्रकार की प्रविधियों का जन्म हो जाता है। जबकि हमने कक्षा के लिए विधि एक ही ली है और वहाँ प्रविधि बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की हमारे सामने आ जाती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान में एकरूपता, कि किस प्रकार से जो हमारा समाजशास्त्रीय अनुसंधान है, उस कार्य में कैसे प्रविधियों के प्रयोग में अधिकांश अंतर नहीं होता और प्राय एकरूपता दृष्टिगोचर होती है। अब यहाँ हम समाजशास्त्रीय अनुसंधान की एकरूपता की बात करते हैं। इनमें हम ये भी देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की प्रविधियां हैं, उनके माध्यम से कोई ना कोई अस्थिरता बनी रहती है। यानी कि प्रविधि प्रणाली स्थिर नहीं होकर परिवर्तनशील होती है। समय अनुसार प्रविधि में एक सामयिक परिवर्तन कर प्रविधि में जरूर परिवर्तन किया जा सकता है। नवीन प्रविधियों के जन्म का एक परिवर्तन एक कारक है। इस तरीके से जो प्रविधियां हैं, वो एक तरह से प्रणाली, अलग-अलग प्रकार की एक प्रणाली में परिवर्तनशील होती है। इसी तरीके से समय के अनुसार जिस तरीके से हम विधि का प्रयोग करेंगे और विधि के अनुसार हम जिन टेक्निक्स को उसमें लाना चाहते हैं, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, हम या कोई मॉडल या सोर्स दिखा के उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें अस्थिरता है। स्थिरता नहीं है कि हमने सोच लिया कि ये हमें इस विधि में करना ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नई विधियों को जो जन्म है, नई प्रविधियों का जो जन्म है, वो ये है कि परिवर्तन एक कारक है। कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी हम प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो अलग-अलग प्रकार से परिवर्तन करके हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक नई प्रविधि का जन्म हो जाता है। और इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है, वही एक प्रकार का कारक सिद्ध होता है। अब बात आती है सामग्री का एकीकरण। सामाजिक अनुसंधान में प्रविधि का उद्देश्य केवल सामग्री का एकीकृत करना और उसको व्यवस्थित करना है। जब हम सामग्री की बात करते हैं, तो शुरू में हम एक विधि के अनुसार चलते हैं और सामग्री का एकीकरण करना शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार से
क्रमबद्ध रूप में हम इस प्रविधि का प्रयोग करेंगे और फिर एकत्रित करने के बाद उसको व्यवस्थित रूप से, कि पहले हम ये मॉडल दिखाएंगे, उसके बाद छात्रों से प्रश्न करेंगे, फिर छात्रों को बुलाकर श्याम पट पर कुछ लिखवाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो प्रविधि है उसका प्रयोग धीरे 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 बढ़ गया। तो उसके प्रयोग के बढ़ने से जो समाज में, जो सामग्री में जो प्रविधि का उद्देश्य है वो पूरा होता चला गया। अब इस प्रविधि के बाद हमारा जो प्रविधि है उसके बाद जो शिक्षण प्रविधियों की आवश्यकता एवं महत्व, वो भी हमें देखने के लिए हमने कहा कि इस शिक्षण व्यवस्था में हम शिक्षण एवं अधिगम संबंधों को स्थापित करने के लिए शिक्षण प्रविधियां आवश्यक है। अब इन शिक्षण प्रविधियों की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये आवश्यक क्यों है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हम विधि प्रयोग में ला रहे हैं, केवल विधि को ही बता देने से वहाँ काम नहीं चलता है, वहाँ प्रविधियों की भी आवश्यकता होती है। अब जब शिक्षण की नवीन तकनीकों की जानकारी के लिए भी शिक्षण प्रविधियां आवश्यक है। हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण की जो नवीन तकनीकों की सहायक जो जानकारी हमें मिल रही है उसे हम शिक्षण प्रविधि में आवश्यक रूप से जोड़ सकते हैं। आज जब शिक्षण विधियों की बात होती है तो वहाँ कोई ना कोई टेक्निक जरूर जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ शिक्षण में हम देखते हैं कि विधि के साथ साथ प्रविधि भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करने में शिक्षण प्रविधियां आवश्यक है। हम जब उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो प्रविधियां वहाँ बहुत महत्व रखती हैं। हम प्रविधियों के माध्यम से उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अब इसमें शिक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने में शिक्षण प्रविधियां सहायक साबित हो सकती हैं। इस तरीके से जो शिक्षण में भूमि है, शिक्षण में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको प्रदान करने शिक्षण प्रविधियां सहायक होती हैं। अगर हम देखें कि वैज्ञानिक विषय का यदि कोई पाठ पढ़ाने शिक्षक जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ हम नया कुछ सिखाने का वो करेंगे, प्रयत्न करेंगे बच्चों को। तो फिर बच्चे भी उसमें संलग्न होंगे, बच्चे भी उसमें शामिल होंगे। तो उस प्रविधि के जोड़ देने से हमारा जो शिक्षण में जो व्यवस्था है वो पूरी हो जानी चाहिए। शिक्षण प्रविधियां कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए जरूरी है। अगर हम बात करें कि शिक्षण में किस प्रकार के चीजों को ढाला जाए तो हम उन चीजों को नहीं बता सकते जब तक कि हमारे सामने उन प्रविधियों को, उन चीजों को जोड़ने की चीज न होगी। तो शिक्षण व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अब इनमें शिक्षण प्रविधियां कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए जरूरी भी हैं। अब उसके बाद मुख्य प्रविधियां हैं। जब हम बात करते हैं कि इन प्रविधियों को क्रमबद्ध रूप से विधियों के साथ में जोड़ा जाता है तो प्रश्नोत्तर प्रविधि सबसे पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट प्रविधि है वो है प्रश्नोत्तर प्रविधि।
प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से हम देखते हैं कि जब शिक्षक पढ़ाता है तो वो पढ़ाते-पढ़ाते ही बहुत सारे उसके दिमाग में इस तरीके के प्रश्न आते हैं और उनको बच्चों से वो पूछना शुरू कर देता है। जिससे कि ये लगता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। उसके बाद विवरण प्रविधि। अब विवरण प्रविधि में कोई एक विषय है, उससे संबंधित शिक्षक विवरण भी प्रस्तुत करता है कि इस प्रकरण को इस तरीके से कहा जा सकता है। फिर उसका वर्णन किया जाएगा। पहले उस विवरण दिया जाता है कि जो भी पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, कैसे हम उस चीज़ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसका थोड़ा-सा विवरण दिया जाएगा और विवरण के बाद वर्णन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है कि जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका वर्णन करें और केवल मात्र वर्णन से ही काम नहीं चलेगा, उसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितनी भी प्रविधियां हैं वो क्रम अनुसार एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों के बाद उसका विवरण देंगे, विवरण के बाद उस विषय का वर्णन करेंगे और वर्णन करते समय हम व्याख्या भी करते जा रहे हैं और व्याख्या करने के बाद हमने व्याख्या कर दी, फिर उसका स्पष्टीकरण होगा कि कैसे इस विषय का स्पष्टीकरण किया जाए। तो ये इतनी सारी हमारे एक ही प्रकरण में हमारी ये सारी चीजें काम में आ रही हैं। स्पष्टीकरण करने के बाद कहानी कथन प्रविधि। अब जो कहानी कथन प्रविधि है, कभी-कभी हम कहानी के अनुसार भी बच्चों को सिखाते हैं, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इस टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर जब हम पाठ को पढ़ा चुके होते हैं, पाठ को पढ़ा लेने के बाद हम छात्रों का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं कि छात्रों को कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो इस चीज का भी निरीक्षण एवं अवलोकन करना पड़ता है। तो ये प्रविधि भी हमारे काम में आती है। अब इन सभी प्रविधियों के बाद हम ये देखते हैं कि उदाहरण प्रविधि। उदाहरण प्रविधि में हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को लेते हैं। अगर शिक्षक पढ़ाते समय उदाहरण ना दे तो वो विषय हमें समझ में नहीं आता है। उदाहरण के अनुसार शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के उदाहरण बीच में डालते रहना चाहिए। अब इसमें खेल विधि प्रविधि का भी प्रयोग किया जाएगा। खेल विधि के अनुसार हम जो भी चीज प्रकरण देख रहे हैं तो उसमें खेल विधि के अनुसार पढ़ना। कभी हम उसमें फ्लिप कार्ड बना लेते हैं, कभी छोटे छोटे कार्ड बनाकर हम खेल के माध्यम से या वैसे ही बच्चों को खड़ा करके फिर खेल के माध्यम से हम कुछ सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षक के दिमाग लगाने वाली बात है कि किस आधार पर वो बच्चों को सिखा रहा है। तो गतिविधियां भी एक तरह की प्रविधि कहलाती है। अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें अपना भाग लें, तो हमें पता चलेगा कि कैसे हम खेल खेल में या गतिविधि के अनुसार, खेल गतिविधियों के अनुसार हम वहाँ की जो चीजें हैं वो सीख रहे हैं, उस प्रकरण से संबंधित चीजें सीख रहे हैं। अब प्रयोगात्मक प्रविधि। प्रयोगात्मक प्रविधि में
यह प्रविधि विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हैं, उनसे संबंधित है। हम जब नए-नए प्रयोग करते हैं तो हम छात्रों के समक्ष भी जाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि बताइए इस प्रयोग में क्या यूज़ में लिया है या क्या इसका अर्थ निकला है। तो उस तरीके से प्रयोगात्मक प्रविधि भी मानी जाती है। अब अगला आता है वाद-विवाद प्रविधि। समूह चर्चा प्रविधि, वाद-विवाद प्रविधि। अब समूह चर्चा प्रविधि में एक समूह हम बच्चों को समूह में बाँट सकते हैं। उस तरीके की टेक्निक भी अपना सकते हैं। अगर कोई हम चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को समूह में बाँट दिया। अब समूह में वो उन बिंदुओं को इकट्ठा करेंगे जो उन्हें दिए गए हैं और बिंदु इकट्ठा करने के बाद उस जो प्रतियोगिता है या प्रविधि है, तो वो हमें प्रयोगात्मक विधि के अनुसार या वाद-विवाद विधि के अनुसार उसे पूरा कर लेना चाहिए। अब इसके बाद हम कार्यशाला प्रविधि। जब कार्यशाला प्रविधि की बात आती है, तो कार्यशाला प्रविधि में हम कुछ नया करवाते हैं। कार्यशाला प्रविधि में जैसे बच्चों को हम नए-नए कार्य में इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें नई-नई चीज़ें सिखाने का काम करते हैं। तो इस कार्यशाला प्रविधि का भी प्रयोग एक टेक्नीक के अनुसार होता है। अब जो अगला है, वो है भ्रमण। भ्रमण जो प्रविधि है, वो एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। जब हम देखते हैं कि बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है और वो रोज कक्षा में इसी तरीके से व्याख्यात्मक रूप से समूह चर्चा के रूप से इनसे पढ़ता है, तो फिर वो धीरे-धीरे उसका पढ़ाई में मन लगना कम हो जाता है। लेकिन यदि हम भ्रमण प्रविधि के अनुसार भ्रमण प्रविधि का यूज़ करके बालकों को या विद्यार्थियों को पढ़ाएँ, तो उनको उसमें अलग बहुत रुचि भी उत्पन्न होती है। वो एक रुचि के अनुसार वो उसमें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ये भ्रमण विधि है, वो हम साक्षात रूप से बच्चों को दिखाते हुए उसमें चीज़ों को बता सकते हैं और इस विधि के अनुसार बालकों के दिमाग में ये चीज़ें अच्छी तरह फिट हो जाती हैं कि किस तरीके से हम भ्रमण विधि में गए थे और हमने इस पाठ को पढ़ा था और इस चीज़ के बारे में उस समय शिक्षक ने बताया था। तो यही भ्रमण विधि भी इस्तेमाल हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर प्रविधि की। एक प्रविधि हम देखते हैं किस तरीके से होती है। प्रश्न उत्तर प्रविधि का जो निर्माण है, वो एथेंस के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने किया था। सुकरात ये मानते हैं कि कोई भी तकनीकी हो, हम जब तक वाद विवाद के तौर पर, उनको बताने के तौर पर, प्रश्नों के तौर पर अगर इस तरीके से जांच करने में हम सफल नहीं होते, तो कहीं न कहीं हमारी प्रविधि में कमी है। और सुकरात ने ये प्रविधि का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इस प्रविधि के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम को इस प्रकार से रेखांकित किया जाता है कि कक्ष जो छात्र हैं वो अमेरिकी जो सत्य है उसकी जांच करके उसे अपना लेते हैं। तो इसी तरीके से जो छात्रों का जो सत्यापन है वो भी वहाँ सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए जो प्रविधि है सुकरात की वो एक प्रश्न उत्तर विधि के रूप में सामने आती है और जब इन प्रश्नों का हल होने लग जाता है
तो छात्र उन प्रकरणों को रेखांकित कर लेते हैं और फिर अंत में वो सत्य की जांच भी करते हैं कि कितना उन्हें समझ में आया, कितना नहीं आया। तो यहाँ सत्य की जांच से हमारा अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र को कोई भी तथ्य समझने के लिए प्रश्न उत्तर का सहारा लिया जा सके, क्योंकि प्रश्न उत्तर से हम ये जान लेते हैं कि कितने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर प्रविधि समझ में आ गई है। अब यहाँ हम अच्छे प्रश्न उत्तर की विशेषताएं व स्वरूप को देखते हैं। अच्छे जो प्रश्न उत्तर हैं वो प्रश्न में प्रयोग की गई भाषा, लिपि स्पष्ट होनी चाहिए। और अगला है प्रश्न में प्रयोग की गई भाषा और लिपि स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने जो भाषा प्रयोग की है वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, जो भाषा हमने लिखी है, जिस लिपि में लिखी है वो भी इतनी क्लिष्ट है कि वो सामने जो लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आ रही है। तो भाषा का प्रयोग प्रश्नों में इस प्रकार से करें कि वो भाषा सभी को समझ में आ जाए। अब जो प्रश्न उद्देश्य है उनके साथ में संबंधित होना चाहिए। जो भी प्रश्न है उनको उद्देश्यों के साथ संबंधित होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य हमारे निर्धारित तभी होते हैं जब कोई हमें प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए होता है। तो इसमें एक प्रश्न के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न में एक ही विचार होना चाहिए। ये नहीं है कि प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर एक प्रश्न है तो सरल सा एक छोटा सा प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल अनुसार होना चाहिए। हमें प्रश्नों में ये भी देखना होता है कि स्तर कौन सा है। अगर वो प्राथमिक स्तर का प्रश्न है तो थोड़ा सा इजी सरल सा होगा, और जैसे जैसे हम उच्च लेवल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारा प्रश्नों का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। अब प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो प्रश्न है वो क्रमबद्ध रूप से पूछे जाने चाहिए। ये नहीं है कि आपने पूरा पढ़ा दिया उसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वो जो अकबर है उसकी मृत्यु कब हुई, उसके शासन काल में किस किस प्रकार के कार्य हुए, फिर सर उसका जन्म कब हुआ था। तो इस तरीके से हमें जन्म से मृत्यु तक जाना है, ना कि मृत्यु से जन्म तक जाना है। क्योंकि इम्पोर्टेंट यदि कोई कक्षा चल रही है तो उसमें इस तरीके की जो क्रमबद्धता है वो निश्चित की जानी चाहिए। अब प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो है बात वो है कक्षों में जो प्रश्न बनाए गए हैं उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब हम यहाँ प्रश्नों की क्रमबद्धता के बाद प्रश्न की क्रमबद्धता के अनुसार हम इसमें चित्र में देखेंगे प्रश्नों के रूप, किस किस प्रकार से प्रश्नों को बनाया जा सकता है। अब इसमें प्रश्नों को जब बनाने की बात आती है तो क्या उसमें प्रयोग में लाने के लिए हम क्या शब्द का यूज करेंगे, कौन शब्द का यूज करेंगे, कैसे शब्द का यूज करेंगे, कब, क्यों और कहाँ। इन 6 प्रकार से प्रश्नों के रूप को जाना जा सकता है। तो इसीलिए प्रश्नों को इसी आधार पर प्रस्तुत करेंगे।
अब इन प्रश्नों के रूप में हम बहुत सारे गुण भी सम्मिलित करते हैं। प्रश्नोत्तर का प्रयोग करने से पहले बालक के पूर्व ज्ञान को ज़रूर जाँच लेना चाहिए कि किस तरीके का उसका ज्ञान है। उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर शुरू करनी चाहिए। फिर इस विधि में शिक्षक के साथ-साथ विद्यार्थी भी क्रियाशील रहते हैं। तो प्रविधि के कारण हम ये जान लेते हैं कि जो शिक्षक है, वो विद्यार्थी से किस प्रकार के जो प्रश्न हैं, वो पूछ रहा है। अब अगला आता है, इस प्रविधि से कक्षा में शिक्षण रुचि होता है, जिससे अनुशासनहीनता की संभावना नहीं रहती है। अब जब हम प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं, तो कक्षा शांत नहीं रहती है। उसमें कुछ ना कुछ प्रश्नोत्तर चलते रहते हैं। छात्रों ने प्रश्न पूछे तो शिक्षक जवाब दे रहा है और शिक्षकों ने प्रश्न पूछे हैं तो विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो अनुशासनहीनता है, वो भी नहीं बनी रहती, क्योंकि विद्यार्थी सजग होकर उस पाठ को सुनता है कि किस आधार पर फिर मैं इस प्रविधि का यूज़ करूँगा। अब इसके जो दोष हैं, अब हम दोषों को देखें तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के दोष भी हैं। यह प्रविधि कभी-कभी शिक्षण के अधिगम में बाधक भी बनती है। हम सोचते हैं कि आज इस प्रकरण को हमें पूरा करवाना है, लेकिन जब प्रविधि की बात आती है तो प्रश्नोत्तर ही चलते रहते हैं, वो हमारा प्रकरण पूरा नहीं हो पाता। तो ये प्रविधि एक तरह से कहीं न कहीं हमें बाधा उत्पन्न करने का काम भी करती है। फिर यह प्रविधि उच्च शिक्षा के लिए अनुपयोगी है। जब हम बड़ी कक्षा की बात करते हैं, तो उसके लिए अनुपयोगी है। वहाँ पर हम छात्रों को इस तरीके से यदि पढ़ाएँगे, तो छात्रों को समझने में मुश्किल भी हो सकती है, उनका जो पाठ है, वो भी अधूरा रह जाता है और प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से उन्हें समझ में भी नहीं आ पाता है। इस तरीके से इस प्रविधि में से छात्र को समस्त पाठ्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता। जितनी भी पाठ वस्तु हम लेकर जाते हैं कक्षा में, उसका ज्ञान वहाँ संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हर चीज़ के 2 पहलू हैं, कहीं इसके गुण भी हैं, तो कहीं इसके दोष भी पाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी जो प्रविधियाँ हैं, उनका उल्लेख भी किया जा सकता है। तो यहाँ ये प्रविधि यहीं समाप्त होती है। अब इस विषय के अंत में बहुत सारे महत्वपूर्ण लिंक हैं, जिनके द्वारा हम इस प्रविधि के और इन प्रविधियों के जो प्रकार हैं, उनके बारे में बहुत सा अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इनके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको हम देखेंगे। इसमें जब हम इन प्रश्नों की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण और अधिगम शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो सके। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। इसका सही उत्तर है, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। अगला प्रश्न है, बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है या क्रिया करके होता है। अब बालकों में अधिगम क्रिया करके होता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, परीक्षा की तैयारी की। तो यहाँ हम
देखते हैं कि तथ्यों को याद करने की प्रविधि माना जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्व अनुभव, स्थ चिंतन, स्वक्रिया, ये सभी। यहाँ हम देखते हैं कि जो अधिगम है उसके लिए सबसे सही ये सभी चीजें हैं। स्व अनुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, ये सभी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है समझकर। जो चीज हम समझ लेते हैं वो हमें स्थायी रूप से याद हो जाती है। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया है? पावलोव, एविगहास, थॉर्नडाइक या स्किनर? इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने इसका नियम दिया है। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है? पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। इसका सही उत्तर है जिज्ञासा। जिज्ञासा के माध्यम से हम सीखने की प्रक्रिया का ये प्रथम सोपान कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बाय है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभावपूर्ण या अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक है उनके जो व्यक्ति को का है वो है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। इसका जो सही उत्तर है वो है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। अगला प्रश्न, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद? सबसे सही उत्तर इसमें है लक्ष्य। लक्ष्य इसका सही उत्तर है। अब निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है खेल। अब यहाँ बहुविकल्पिक प्रश्न इस विषय से संबंधित समाप्त होते हैं। आज का हमारा विषय प्रविधि का शिक्षण यहीं समाप्त हुआ। अगला विषय अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।